हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त की द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो आज का द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि पहली बार ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स जो टारगेट करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को। यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स फ्रॉम जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराया जाएगा थ्रू मैराथन लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस एंड मॉक टेस्ट। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से मोपला रिवॉल्ट है। जीएस 2 में से हेल्थ में से फोकसिंग ऑन डिसीजेस साइडलाइन बाय कोविड, तो ये एक एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। पोलियो वैक्सीन के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में से एक और एडिटोरियल है इन अफगान कोलैप्स, इसको देखेंगे। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। हजारा कम्युनिटी क्यों न्यूज़ में थी, इसको देखेंगे। डिफेंस में से 70,000 असॉल्ट राइफल्स की डील जो हुई है इसके बारे में देखेंगे। एंड जीएस 3 एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। तो देखो, कई बार ऐसा लगता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस कि गिव अप कर दें क्या, क्विट कर दें क्या। कई बार बहुत लो लगता है, कई बार लगता है कि कोई मतलब है भी कि नहीं इन सब चीज़ों को करने का। तो उस मोमेंट पे सिर्फ ये ध्यान रखिए कि व्हाई यू स्टार्टेड, क्योंकि अगर आपने कुछ सोच के ये चीज़ को स्टार्ट किया है, प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया है, सो सी दीज थिंग्स ऑल्सो टेक गट्स, ओके। और अगर आपने ये स्टार्ट किया है तो बिलीव मी दैट यू हैव द पोटेंशियल टू एंड इट ऑल्सो एंड दैट टू सक्सेसफुली। तो जब तक अपना 100% एफर्ट ना दो तब तक गिव अप करने की, क्विट करने की सोचना भी नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पहला इशू देखते हैं, 387 मोपला मार्टियर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। तो देखो ये क्या इशू है, इसको देखो। सबसे पहले मोपला क्या है? मोपला एक रिवॉल्ट था, मापिल्ला रिवॉल्ट भी कहते हैं, मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं इसको। 1921 का ये रिवॉल्ट था, ठीक है। और अभी अभी इसको 100 ईयर्स भी पूरे हुए, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो ये रिवॉल्ट किसके किसके बीच में था। एक साइड थी, एक जो पार्टी थी वो थी मुस्लिम टीनेंट्स की, और दूसरी साइड पार्टी जो थी वो थी ब्रिटिश और अपर कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स की, ठीक है। इन दोनों के बीच में काफ़ी टसल चल रही थी इस टाइम पे। यहाँ पे जो ये टीनेंट्स जो थे इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और ये जो टीनेंट्स थे ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और आखिरकार ये रिवॉल्ट चालू हुआ। पहले ये एक अपराइजिंग के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहले ये एक तरह से अपने एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए ये शुरू हुआ था, बाद में ये कम्युनल वायलेंस बन गया था, ठीक है। तो ये एक सीरीज ऑफ राइट्स थी, ठीक है। दंगे स्टार्ट हुए थे 1920 सेंचुरी के टाइम पे नॉर्दर्न केरला या मालाबार रीजन में, ओके। और पहले तो क्या था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे, फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बाद में ये क्या हो गया, ये एक कम्युनल वायलेंस का टाइप ले लिया इसने, ठीक है। इसके बारे में पहले और देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मेन लीडर्स कौन से थे ये आपको पता होना चाहिए। एक तो थे वीरयन कुन्नत कुंजहमद हाजी, उसके बाद सीथी कोया धंगल और अली मुस्लियार। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन आ सकता है, Who among the following were the participants of मापिल्ला रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। देन 1921 में क्या हुआ था, मुस्लिम पीजेंट्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है। और इनके लैंडलॉर्ड्स कौन थे? नम्मुदियार और नायर। ये देखो हायर कास्ट जो है, अपर कास्ट हिंदूज जो है, ये अपर कास्ट हिंदू हैं केरला के। तो इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे टीनेंट क्लास को, ठीक है। इनकी डिमांड क्या थी कि जो आप रिन्यूअल ऑफ फीस करवाते हो, रेंट्स इतने ज़्यादा लेते हो, और जो दूसरे एक्सट्रैक्शंस कराते हो ज़मींदारी के अंतर्गत, वो ना कराया जाए, ठीक है। और इसी के लिए ये खड़े हुए थे, और एक तरह से इन्होंने वायलेंट अटैक्स, आर्म्ड अटैक्स किए अपर कास्ट हिंदूज पे, और जो भी इनके लैंडलॉर्ड्स थे, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स हों या फिर अपर कास्ट हिंदूज हों। तो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इनको सप्रेस किया, और गवर्नमेंट ने जब इसको सप्रेस किया तो यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट्स को उतारा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आर्मी के थ्रू इन्होंने इसको सप्रेस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद हुई यहाँ पे एक वैगॉन ट्रेजेडी, ठीक है। वैगॉन ट्रेजेडी क्या है, जब इनको सप्रेस कर दिया 1921 में, तो इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इन सारे जो रिबेल्स थे इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक क्लोज फ्राइट वैगन में, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन में इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें सफोकेशन के कारण 67 मोपला प्रिजनर्स की डेथ हो गई, ठीक है। और इस सफोकेशन के कारण जो इनकी डेथ हो गई इसको कहते हैं वैगॉन ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये वैगॉन ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रीलिम्स के लिए, ओके। अब इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि शुरू में इस रिवॉल्ट को, इस रिबेलियन को गांधी जी जैसे लीडर्स का भी सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। क्योंकि इनिशियली ये एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही जो रिबेल है, ये जो रिवॉल्ट है, ये वायलेंट
वायलेंट हो गया वैसे वैसे सभी लीडर्स ने अपना सपोर्ट यहाँ से हटा दिया। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि ये जो मोपला रिवॉल्ट है ये एक्सटेंडेड वर्जन था खिलाफत मूवमेंट का, क्योंकि 1920 में आपको पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी आया था। तो यहाँ पे गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में इसको शामिल करना चाहते थे शुरू में, इसीलिए वो सपोर्ट करते थे इनिशियली, लेकिन बाद में जैसे ही ये रिवॉल्ट वायलेंट हो गया उन्होंने अपना जो सपोर्ट था इस पे से हटा लिया। ठीक है, तो ये मापला रिवॉल्ट के बारे में तो हमने देख लिया। अब देखो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि लगभग 387 मापला मार्टियर्स है जिनका नाम डिक्शनरी में से हटाया जाएगा। ठीक है, तो 3 मेंबर्ड एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि ये जो रिवॉल्ट था इसको रिव्यू करना था। ठीक है, किसने बनाई थी कमेटी? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो 1921 का रिबेलियन था वो कहीं से कहीं तक भी इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल नहीं था, इनफैक्ट वो एक कम्युनल वायलेंस था। ठीक है, कम्युनल बेसिस पे लड़ा हुआ राइट्स थे वो। तो रिलीजियस कन्वर्जन्स के अगेंस्ट या रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए या एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट था। तो ये एक इंडिपेंडेंस रिलेटेड मूवमेंट नहीं है, ये चीज़ कही गई है। और इसमें ये कहा गया है कि हाजी, जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, जो मेन लीडर थे इसके, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया, मार डाला, ठीक है, किल किया। और यहाँ पे वो शरिया कोर्ट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स करना चाहते थे। इसीलिए मोपला रिवॉल्ट को वो इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट का नाम ना देते हुए ये जो कमेटी है उन्होंने बोला ये इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्ट नहीं था, ये एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट रिवॉल्ट था। तो ये न्यूज़ थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। इन अफगान कोलैप्स द फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखो अफगानिस्तान के ऊपर एक और एडिटोरियल आया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले जो अमेरिका है वो यहाँ से भाग गया और उसने यहाँ की हालत वियतनाम जैसी कर दी है। ठीक है, कि वियतनाम में भी वो ऐसे ही भाग गया था एंड में। ठीक है, अमेरिका। तो यहाँ पे ऑथर ये पूछते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न ऑफ तालिबान। ठीक है, तालिबान के रिटर्न के लिए आखिर रिस्पॉन्सिबल है कौन? तो पहली चीज़ ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जब अमेरिका यहाँ से चला गया तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने इसके बारे में बात करने से ही मना कर दिया। अब काफ़ी ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाइडन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमको याद रखना है कि बाइडन तो है ही चलो, लेकिन उनसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने भी तो दोहा डील साइन की थी तालिबान के साथ, जिसके बाद ही तालिबान का इतना राइज हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमको क्या लेसन्स लर्न करनी चाहिए? अच्छा, ये वन साइडेड एकॉर्ड था, जो दोहा डील थी जिसके बाद तालिबान का इतना राइज हुआ। दोहा डील किस किस के बीच में हुई थी? यूएस के प्रेसिडेंट और तालिबान के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें इन दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज करने की बात की थी। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि दिस इज ओनली वन साइडेड एकॉर्ड, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों के बारे में आपने यहाँ पर डील की थी, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों से तो आपने पूछा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद लेसन आपने यहाँ क्या लर्न किए? पहला लेसन ये लर्न किया कि अमेरिका को सोल्जर्स अपने निकालने तो थे ही, लेकिन अमेरिका को जब अपने सोल्जर्स निकालने थे तो उसको पूरी तरह से प्लान करके निकालना चाहिए था। इस तरह से एकदम निकाल लिए तो यहाँ पे एक मॉरल फेलियर देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान के कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था तालिबान के खात्मे के लिए, और अमेरिका उन सभी लोगों को ऐसे ही छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों का जिम्मेदार कौन? जो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो तालिबान है वो खुलेआम ऐसे लोगों को मार रहा है जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। तो अमेरिका की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उनकी तरफ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉरल फेलियर देखने को मिला। देन एक हिस्टोरिकल लेसन हमने लर्न किया कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है उसके कोलैप्स को हमने प्रिडिक्ट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान बढ़ रहा था, और एक तरह से दोहा डील जो हुई वो एक तरह से आखिरी ट्रिगर पॉइंट थी जहाँ पे अफगान गवर्नमेंट गिर गई। तो ये हमको आगे सीखना है कि हमें ऐसे कोई भी डिसीजन अगर लेने हैं तो हमें उनको प्लान्ड तरीकों से लेना पड़ेगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो सेकेंड लर्निंग है हमारी वो ये है कि इतनी आसानी से अफगान आर्मी और अफगान गवर्नमेंट ने कैसे मान ली, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिस हिसाब की तालिबान की ट्रेनिंग है हमारी ट्रेनिंग उसके आगे कहीं नहीं टिकेगी। तो यहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग ही नहीं थी, पुअर ट्रेनिंग थी, और करप्शन काफी ज्यादा था अफगानिस्तान गवर्नमेंट में भी और अफगानिस्तान मिलिट्री आर्मी में भी। ठीक है, देन यहाँ पे जो इनकी स्ट्रेटजी थी कि हम तालिबान को माउंटेन एरियाज में पुश कर देंगे और अंदर नहीं आने देंगे, ये चीज जो अफगानिस्तान आर्मी की थी ये फेल हो गई। तो यहाँ पे एक प्लानिंग फेलियर भी देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि
कि तालिबान किस तरह से वायलेंस करता आया है, जब पहले भी आया था 1996 के टाइम पे तो भी किस तरह से वायलेंस करता हुआ आया था। तो यहाँ पे डेंजर तो है, जैसे कि अमेरिका बोल रहा है कि यहाँ पे डेंजर ज़्यादा नहीं है, तो भाई आप क्यों अपने जो भी डिप्लोमेट्स उनको वहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेंजर तो है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह का डेंजर है। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, माइनॉरिटीज़ के बहुत ज़्यादा खतरा है। माइनॉरिटीज़ छोड़ो, मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे पनिशमेंट्स कैसी होती है, पब्लिक एग्जीक्यूशन हो जाते हैं। हमने कल भी देखा था एक फुटबॉल ग्राउंड था अफगानिस्तान का जो पब्लिक एग्जीक्यूशन का ग्राउंड बन गया था 1996 के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे विमेन को कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसे कि बुरखे के अलावा विमेन बाहर नहीं निकल सकती, मेल गार्जियन के बिना नहीं निकल सकती, 10 साल से बड़ी विमेन जो है, गर्ल्स जो है, वो स्कूल नहीं जा सकती। इस तरह के यहाँ पे प्रोविजन है। ओके अब कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि दोहा डील जो हुई थी वो पूरी तरह से फेल नहीं हुई, क्योंकि दोहा डील ही थी जिसके कारण आज हम उनसे नेगोशिएट कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि नेगोशिएट क्या किया, सब तो उनकी बातें मानी है। और हमको ये देखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक विजुअल चीज़ है, ठीक है, कि ये एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रही है, थोड़ा प्रैग्मेटिक एटीट्यूड हो गया है तालिबान की साइड से हमारे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ये सब सिर्फ दिखावा है, ये कह रहे हैं ऑथर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है कि जैसे कि बहुत सारी दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, इनको भी तालिबान के कारण बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए अब एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि तालिबान जहाँ है वहाँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी पनपेंगी, और अगर नहीं पनप पाई तो उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम भी ऐसा कुछ करें कि दूसरी कंट्रीज हमारे साथ आके कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसी डील्स कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ह्यूमन लेवल पे फेलियर हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की हमने कुछ भी उनके लिए व्यवस्था नहीं की है। आप देखिए कितनी ज़्यादा आयरॉनिकल बात है कि यूएन तक सामने नहीं आया, ठीक है, कोई और कंट्री सामने नहीं आई, उल्टा दूसरी कंट्रीज आ रही हैं कि हम तालिबान के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन लेवल पे हमारा फेलियर है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तरह का बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कई कंट्रीज अभी भी बोल रही हैं कि हम तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने को तैयार हैं, वैसे ही इंडिया, ईरान, रशिया, चाइना अभी भी होप कर रही हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि तालिबान का जैसा फ्यूचर रहा है, जैसा पास्ट रहा है, वैसा फ्यूचर भी रह सकता है। तो आखिर में ये कहा गया है कि इस्लामिक जिहादिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा, टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इसके आने से, तालिबान के आने से। तो ये पूरा इशू था, हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, बट मुझे लगा कि अच्छा एडिटोरियल है तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग ऑन डिसीजेस साइडलाइन बाय कोविड-19। तो देखो इस पूरे एडिटोरियल में क्या बताया हुआ है, इस पूरे एडिटोरियल में ये बताया गया है कि कोविड के टाइम पे हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जैसे कि इसमें लिखा है 71% डेथ्स जो आज भी होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण होती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज, ये सब कैंसर, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इनके कारण 71% डेथ्स होती हैं, और कोविड के टाइम पे हम इन्हीं को भूल गए, ठीक है। इसमें से ये भी बताया गया है कि हर 4 में से एक डेथ जो इंडिया में होती है वो ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के कारण होती है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, इन सब के कारण होती है, ठीक है। देन प्री मेच्योर लॉस ऑफ लाइफ जो होता है, मेनली 30 to 69 ईयर वाले एज के, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्री मेच्योर डेथ्स जो होती हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ओके। इसके बाद जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का, उसको कम करने के लिए हमारी सरकार ने एक नेशनल हेल्थ मिशन चलाया था। इसके अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, ये 2010 का प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। कौन सा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ये 2010 का प्रोग्राम है। इसमें बात की गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे हम, यहाँ पे गुड हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेंगे, डॉक्टर्स लाएंगे, नर्सेज लाएंगे, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, और मैनेजमेंट वगैरह की भी बात की गई थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कम करने के लिए। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, जो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर था हमारा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा, जैसे कि मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ सर्विलेंस, ये सब कुछ जो था ये डिस्टर्ब हो गया, ओके। इसके बाद WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि लगभग 155 कंट्रीज जो हैं जिनकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से लड़ने के लिए कुछ सिस्टम था, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, ओके। इसके बाद यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के कारण कई सारे और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि इलनेस का कारण, थोड़ी सी इलनेस के कारण ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो भी यहाँ पे ड्रॉप हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग,
ओके फिर यहाँ पे डायबिटीज़ वाले लोग ऑलरेडी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, और डायबिटीज़ का तो ऐसा प्रेशर है हमारे ऊपर कि काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो इनकी रिस्क भी बढ़ गई कोविड के कारण, क्योंकि अगर आपको कोविड हो गया उसके बाद आपकी इम्यूनिटी और कम हो गई और उसके बाद डायबिटीज़ भी है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की जो सिवियरिटी है वो और बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि जो स्टाफ अलोकेटेड हुआ था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए बाकी सारी कंट्रीज में भी, वो सबको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने में लगना पड़ा। ठीक है, मेडिसिन की शॉर्टेज थी, डायग्नोस्टिक नहीं हो पा रहा था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कर्ब करने के लिए, क्योंकि आप खुद ही देखिए जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी या फर्स्ट वेव भी आई थी, किसी ने नहीं सोचा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का क्या करना है, क्योंकि सभी का ध्यान था कि कोविड को किस तरह से खत्म करना है। इनफैक्ट कई सारे लोगों को हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि आप हॉस्पिटल मत आइए, आप वहीं से कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर को, क्योंकि ये और ज़्यादा सीवियर हो जाता नहीं तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो प्लान्ड ट्रीटमेंट्स थे वो नहीं हो पाए, यहाँ पे डिक्रीज अवेलेबिलिटी हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसके बाद यहाँ पे स्टाफ नहीं था, ये सारे इश्यूज थे जिसके कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज और बढ़ गए और डिस्ट्रप्शन हो गया इसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, और लॉकडाउन वगैरह के कारण ये भी देखा गया कि एक तरह से लोनलीनेस बढ़ गई, तो मेंटल जो इलनेस है उसके चांसेस भी बढ़ गए, डिप्रेशन बढ़ने लगा लोगों में, एंड इसके कारण जो टोबैको और ड्रग अब्यूज है वो भी बढ़ गया। ठीक है, जैसे अल्कोहल, टोबैको, इन सब का यूसेज भी बढ़ गया। अब ये यूसेज तो बढ़ा, साथ ही साथ जो रिहेबिलिटेशन होता था इसका, टोबैको के को छुड़वाने का, टोबैको सेसेशन एक्टिविटीज होती थी, वो रुक गई कोविड के कारण। इसके बाद कई सारी कंट्रीज में ये देखा गया कि कई सारी कंट्रीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को साथ में लेकर चल रही थी, लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये कहीं आती ही नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का सोच ही नहीं पा रही थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज लगाई डेवलप्ड कंट्रीज ने कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को भी हम साथ में कर्ब कर पाए विद कोविड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ कंट्रीज ही ऐसा कर पाई। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कोविड का कि कोविड के कारण एक डाटा सेट बन गया हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को लेकर भी, पहले नहीं था, अब इससे अच्छा, अब जो बेटर और इफिशिएंट डाटा सेट बन गया हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का भी, सो अब हम बेटर पॉलिसी डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, अब पॉलिसी मेकर्स को जरूरत है कि एक रोड मैप तैयार करें, कि एक अलग से मैप हो कि हम किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को यहाँ पे कर्ब करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक पार्टिसिपेटरी लीडरशिप की जरूरत है। ठीक है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, इन सब की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आशा वर्कर्स की जरूरत है और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, एक्सेस जो है केयर का, इन सबको सुधारने की जरूरत है हमको, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को भी डिसेमिनेट करने के लिए प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, और कोविड के टाइम पे कितने ज़्यादा रूमर्स भी उड़ रहे थे, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में तो और ही उठ सकते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम से हमारे साथ है। ठीक है, फिर टेलीमेडिसिन एक हमारा अल्टरनेटिव हो सकता है, जिससे हमारा एक्सपेंडिचर बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ट्रैवल बर्डन कम हो जाएगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अगर लॉकडाउन होता है तो भी। ऑलराइट, अब देखो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इससे बहुत सारे ईयर्स ऑफ लाइफ जो है ना, इनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, WHO का ये टारगेट है कि 2025 तक लगभग 25% जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का बर्डन है, इसको कम करना है। ठीक है, तो दिस वाज द होल आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखो, इसमें बेसिकली बस इतना कहा गया है इस न्यूज़ में कि जिन भी लोगों को अफगानिस्तान से हम रिटर्न ला रहे हैं, उनको पोलियो वैक्सीन सबसे पहले दी जाएंगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान से जो लोगों को ला रहे हैं, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, एयरलिफ्ट कर रहे हैं हम कई सारे लोगों को, आज भी कई सारे 300 के करीब लोगों को हमने एयरलिफ्ट किया है फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। ठीक है, तो इनको सबसे पहले पोलियो वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गढ़ माना जाता है पोलियो का। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे बचाने के लिए हमको पोलियो लगाने की जरूरत है। अब देखो, पोलियो के बारे में सबसे पहले देख लो। तो देखो, पोलियो क्या है? एक वायरल डिसीज है। ठीक है, इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है, डेडली वायरल डिसीज है इनफैक्ट। ओके, तो ये एक डेडली वायरल डिसीज है जो मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये पोलियो। ठीक है, बाकी बड़ों को भी कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके बाद ये फैलता कैसे है? पर्सन टू पर्सन ये फैलता है थ्रू फीकल या ओरल रूट। ओके, कंटैमिनेटेड जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके थ्रू ये फैल सकता है। देन 3 तरह के पोलियो वायरस होते हैं, P1, P2 एंड P3। ओके, अब P2 जो है हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो गया था 1999 में, और इंडिया जो है 2014 में बन गया था पोलियो फ्री। WHO ने हमको पोलियो फ्री स्टेटस का टैग दे दिया था इंडिया को इन 2014, क्योंकि यहाँ से हमने P1 एंड P3 स्ट्रेन को खत्म कर दिया था। अब देखो, इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन और
इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन आती है। देखो वैक्सीन जो है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पोलियो जो है ना, इसको क्योर करने का कोई तरीका नहीं है, इसको सिर्फ आप प्रिवेंट कर सकते हो थ्रू वैक्सीन्स। तो दो तरह की वैक्सीन आती है, ओरल एंड इंजेक्टेबल, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है, जो 6 वीक 10 वीक 14 वीक्स में ओरल जो आप हम लोगों को बचपन में पिलाया जाता था ना, वो पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत जो अमिताभ बच्चन की एड भी आती थी, 2 बूंद जिंदगी के, वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। फिर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कौन सी होती थी, जो 6 वीक और 14 वीक्स में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट की जाती थी, ठीक है। और ओरल पोलियो बूस्ट वैक्सीन का बूस्टर भी आता था, जो 16 से 24 मंथ्स के बीच में लगता था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि सिम्टम्स क्या हैं, तो देखो कोई खास सिम्टम्स होते नहीं है, नॉर्मल फीवर, बुखार, ठीक है, सर्दी खांसी, वॉमिट जैसा लगना, और है ना ये हाथ पैर में दर्द होना, ठीक है, बॉडी एक होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसमें देखो ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्टेबल है, उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहले ये लाइव अटेन्यूएटेड वायरस को लेती है, ये किल्ड वायरस को हमारे अंदर डालती है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉप से हम को एडमिनिस्टर करती है, ये इंजेक्शन के थ्रू होती है। ये ज़्यादा सक्सेसफुल है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि इसको एडमिनिस्टर करना ईजी है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ है, ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव होती है, ये एक्सपेंसिव होती है ज़्यादा, इसको एडमिनिस्टर करना इजी है, इसको डिफिकल्ट है। उसके बाद ये क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ना, जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, जो आसपास आपके प्रोटेक्ट्स क्लोज कॉन्टैक्ट्स और अनवैक्सीनेटेड, ये जो है इसका आसपास के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। मालाबार एक्सरसाइज हुई है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई है, किस किस के बीच में, हमारी क्वाड कंट्रीज के बीच में। सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज क्या है, देखो मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले बायलैटरल एक्सरसाइज होती थी, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, किस किस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में 1992 से स्टार्ट हुई थी। बाद में इसमें 2015 के आसपास जापान इसमें ऐड हुआ, और अभी लास्ट ईयर 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं क्वाड में, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस बार, ठीक है, जिसमें इंडिया की आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। मेनली देखो क्वाड का मेन का काम है कि जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में, इसको कर्ब करना है, ठीक है। तो इसी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अब इसकी लोकेशन देखो इस बार कहाँ होने वाली है, तो गुआम एक आइलैंड है, ठीक है, इंडियन पैसिफिक ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन वाले रीजन में, यहाँ पे गुआम रीजन में ये एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। तो देखो इसकी लोकेशन, ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये जापान है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन में आपको दिखेगा गुआम, ठीक है। तो गुआम बेसिकली यूएस की टेरिटरी है, ओके। इधर आप देखिए ये गुआम है, ये मेरियाना ट्रेंच है, और यहाँ पे चैलेंजर डीप। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो मैप लोकेशन है, ठीक है। अब ये गुआम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ कोरिया बीच में, जब ट्रम्प और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई डील नहीं हुई थी, तब 2017 की बात है कि नॉर्थ कोरिया बहुत धमकाता था यूएस को कि हम तुम्हारे गुआम पोर्ट के ऊपर रॉकेट गिरा देंगे, मिसाइल गिरा देंगे। तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहता था। तो गुआम याद रखना आपको, ठीक है, यूएस का आइलैंड है इन पैसिफिक ओशन, ओके। देन एक छोटी सी न्यूज़ है डिफेंस के बारे में। इंडिया जो है इसने साइन की 70,000 असॉल्ट राइफल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया रशिया से 2-3 चीज़ें लेने वाला है। क्या क्या लेने वाला है, देखो 70,000 असॉल्ट राइफल्स जिनका नाम है AK-203। ये असॉल्ट राइफल्स हैं जो इंडिया रशिया से बाय करने वाला है। दूसरा यहाँ पे एक और कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनको रशिया से हम लेने वाले हैं। और इसके अलावा एक और जो हेलीकॉप्टर है जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, उसका अपग्रेडेड वर्जन रशिया ने हमको ऑफर किया है, जिसका नाम है KA-226T। तो बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये राइफल है जिसको 70,000 राइफल्स को हम इम्पोर्ट करने वाले हैं रशिया से। देन ये हेलीकॉप्टर, और ये वाला हेलीकॉप्टर याद रखना कि ये कहाँ से हम लेने वाले हैं, ऑलराइट। देन आगे बढ़ते हैं हज़ारास के बारे में। तो हज़ारास एक कम्युनिटी है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इनका, ओके। तो देखो ये जो है ये एक एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान का, ठीक है। और इनका मानना है कि हम जो टर्क और मंगोल जो इनके डिसेंडेंट्स थे उनके डिसेंडेंट्स हैं ये, मतलब टर्को मंगोल ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स हैं ये, ठीक है, जो 13th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे एशिया रीजन में। और इनके ये कुछ हज़ारा पॉपुलेशन जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी पाई जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान में मेनली ये हज़रत
जाट ये जो रीजन है इसमें पाई जाती है, माउंटेनियस सेंट्रल रीजन है अफगानिस्तान का। रिलीजन क्या है इनकी, शियाइट मुस्लिम हैं ये मेनली, और ये जो है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, दरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो पर्शियन का ही एक टाइप है, ठीक है। इसको खरोसानी पर्शियन भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो शियाइट मुस्लिम हैं, दरी लैंग्वेज बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज है ये, खरोसानी पर्शियन बोल सकते हो। पाकिस्तान में भी कुछ हैं ये, ठीक है, हज़ारास, ये याद रखना है हमको। देन कल के क्वेश्चंस, इसके आंसर्स देख लेते हैं। वेलेस्ली इस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, तो 1800 में वेलेस्ली ने ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, ये इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा डी। सेकेंड जो है गांधी इरविन पैक्ट में, देखो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था गांधी इरविन पैक्ट में इरविन ने गांधी जी को। देन सेकेंड जो है इसका ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑर्डिनेंसेस आए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर, इनको सबको रद्द करने की बात की गई थी। थर्ड गलत है। देखो थर्ड जो है स्टेटमेंट कि गांधी जी का जो सजेशन था पुलिस एक्सेस को इंक्वायर करने का, ये गांधी जी ने सजेशन जरूर दिया था लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो थर्ड गलत है। फोर्थ सही है कि यहाँ पे जो भी लोग वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, जिनको अरेस्ट किया गया था सत्याग्रह के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस के दौरान, इनको सबको छोड़ा जाएगा, तो फोर्थ भी सही है। तो यहाँ पे आंसर 1 to 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड का क्या है, उलगुलन क्या था, तो खुद उलगुलन जो था ये बिरसा मुंडा रिवॉल्ट था 1899-1900 का, तो इसको मुंडा रिवॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश एट्रोसिटीज और यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे बेसिकली ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है उलगुलन क्या है, ओके। आज के क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से रिलेटेड हैं, 2020 के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। एंड आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।